हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह गाइस। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस करो सीरीज नंबर 1। इस सीरीज में आपको आईआईटी जेईई और नीट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज शुरुआत से एंड तक इन सीरीज को देखो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एज वेल एज मेरी एक सजेशन आपसे ये है कि भाई एक बार क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन को पॉज कर कर आंसर जरूर सोचना, देन आगे बढ़ना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन है गाइस, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ऑफ ATGCTTA, यानी कि ये आपको एक सीक्वेंस दी हुई है एक डीएनए की। ओके, आपसे पूछा है ऑफ द बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, आपको बताना है कि भाई इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगी। तो जल्दी से सोचो, आपको इसका आंसर सोचना है, पॉज करना, सोचना जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। भाई देखिए, ये जो आपके पास क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये बेस्ड है भाई चार्जेफ रूल पर। किस पर बेस्ड है? चार्जेफ रूल पर बेस्ड है। ये जो चार्जेफ रूल हमसे क्या बोलता है कि जो आपके पास A होता है ये आपका T के बराबर होता है और G आपका C के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। भाई A का आंसर आप देख लो, नीचे रख दो T, T का A, G का C, C का G, A, G और T। देख लो भाई कौन सा आंसर है, TACGAAGT, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। किस पर बेस्ड है? ये बेस है आपके पास चार्जेफ रूल पर। चार्जेफ रूल हमसे ये कहता है कि आपके पास जितनी क्वांटिटी A बेसिस की है, एडेनिन बेसिस की है, उतनी ही आपके पास थायमिन बेस की होगी और वाइस वर्सा। यही अगर आपकी ग्वानिन बेस की जितनी है उतनी ही आपके पास साइटोसिन बेस की होगी। तो ये कौन बोलता है आपसे? चार्जेफ रूल बोलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। आपके पास नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहला स्टेटमेंट आपसे बोला है कि हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, यानी कि जब आपके पास हेलो एल्केन KCN से रिएक्ट करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को। लेकिन जब ये AgCN से रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। मींस क्वेश्चन में आपसे बोल दिया दोस्तों कि जब हेलो एल्केन आपका KCN से रिएक्ट करता है तो भाई साइनाइड बनाता है, साइनाइड प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर हुआ? लेकिन यही अगर आपका हेलो एल्केन AgCN से रिएक्ट कर जाता है तो आपके पास आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या होगा इसका आंसर? पॉज करो 1 मिनट को और सोचो। ओके, चलते हैं हम इस पर। इसका ऑप्शन के लिए आपके पास ये दिया हुआ है कि इसका जो आपका लेवल है KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयोनिक कंपाउंड। आपसे बोला है कि KCN और AgCN बहुत ही ज्यादा हाईली आयोनिक कंपाउंड है, इस वजह से ऐसा होता है। देखो भाई, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको हेलो एल्केन और हेलो अरीन चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो KCN है ये आपका बहुत ही आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, C और N दोनों अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आयोनिक नेचर का होता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बात करूं AgCN की दोस्तों, तो AgCN में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है आपका कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, किस नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। तो इस कोवेलेंट नेचर के होने की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की पावर यहाँ पर होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्बन। तो इसी वजह से जो आपका AgCN है वहां पर अटैक आपका N साइड से होता है। तो इस वजह से AgCN में आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम बात करें किसमें, KCN वाले पोर्शन की बात करें, तो यहां पर दोस्तों आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर साइनाइड प्रोडक्ट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, तो इस वजह से ये मोर स्ट्रांग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, लेस स्ट्रांग। तो इस वजह से यहां पर आपको क्या मिलता है, साइनाइड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, साइनाइड। तो ऑप्शन में पूछा है भाई, बताना है कि क्या ए आपका प्रॉपर रीजन है या नहीं है, ठीक है, जो आपका रीजन दिया है इस ए असर्शन का, ये प्रॉपर है या नहीं, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ गलत कहा गया है, ए करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो भाई, पहली बात तो यहां पर ये बोला है कि आर इज नॉट करेक्ट, और दूसरा बोला है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो ये आर करेक्ट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि AgCN आपका कोवेलेंट नेचर का होता है, ना कि आपका आयोनिक नेचर का। इज दैट क्लियर? इस वजह से आपके पास यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की। सोचो भाई, पॉज करो इसको और आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। गैस कर लिया आंसर? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इन एसिडिक मीडियम ऑफ K2Cr2O7 shows oxidizing action as represent in half cell reaction। अच्छा, एक बात आपको पता है कि K2Cr2O7 को जब आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हो, है ना, एसिडिक मीडियम मींस H2SO4 के साथ आप इसको ट्रीट करते हो, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास K2, एक मिनट, SO4 ओके प्लस का Cr2SO4 का होल थ्राइस, है ना, ओके, SO4 का होल थ्राइस प्लस और क्या बनता है आपके पास, 4H2O बनता है, और आपके पास 3 यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन का रिलीज होता है। यानी कि ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि K2Cr2O7 जब आपका एसिडिक मीडियम यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास ये रिएक्शन होती है। बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब पूछा है कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर देती है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपके पास ये रिएक्शन आती है ना, जरा सोचो इसमें कि Cr2O7 2 माइनस, है ना, ये आपके पास क्या करती है, Cr+3 बनाती है। क्या बनाती है, Cr+3 बनाती है और वाटर का फॉर्मेशन करती है। समझ में आ गया, Cr+3 बनाती है और वाटर का फॉर्मेशन करती है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपको याद रखना है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, ले लिए जाएंगे। ओके, अब एक बात समझो, इधर आप यहां अगर इसको बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी अगर आप निकालोगे, 7 2 14, 14 इधर जाएगा तो यहाँ +6 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +6 से ये +3 जा रहा है, सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा, बैलेंस करोगे। साथ ही साथ यहां पर आपके पास कितने 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 7H2O आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर आपके पास क्या होगा, 14H+ भी आएगा। कितना आएगा आपके पास, 14H+ भी आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जल्दी बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके पास, अगर आपका, बोलो भाई जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, एक क्रोमियम आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ 2 क्रोमियम की बात चल रही है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, एक 6 से +3 में +3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ कितने हैं आपके पास, 2 क्रोमियम है, तो कितने का चेंज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आप देखो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका क्या क्या पूछा है, x पूछा गया है, x कितना आएगा आपके पास, 14, ठीक है,
x की वैल्यू 14 यानी कि ये तो होने से रहे, ये भी होने से रहा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वन। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन जो आपकी रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। साथ ही साथ इसकी KMnO4 की भी जो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं और आपका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अच्छा आंसर चेक कर लो भाई, 14, 6 एंड 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है which of the following is the disproportionation reaction? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कौन सी है आपके पास? ठीक है, कैसे चेक करोगे? आपको अच्छे से पता है कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एक ही कंपाउंड का और उसी कंपाउंड का आपका रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, उसी कंपाउंड का आपके पास रिडक्शन भी हो रहा हो। कैसे चेक करोगे? देखो सबसे पहले इसमें चेक करो, यहां कॉपर प्लस आपके पास +2 में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली ये प्लस आपके पास इधर जा रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन चारों रिएक्शन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, किस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी एक रिएक्शन, उसी रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो आपके पास दो रिएक्शंस हैं, एक तो ये वाली, इसमें चेक करो कितना आएगा आपके पास, +6 इसका ऑक्सीडेशन आएगा। ठीक है, और यहां चेक करोगे तो कितना आएगा, 4 2 8 और ये +7 आएगा। ठीक है, यहाँ +4 आएगा। अब देखो +6 से +7 गए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यही अगर हम इधर बात करें तो क्या हो रहा है, आपके पास रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है आपके पास, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। ओके, सिमिलरली अब ए और बी तो है ही है, सी भी चेक कर लो भाई। यहां चेक करोगे कितना आएगा आपके पास, -4 -8, ये +7 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां चेक करोगे कितना आएगा, +6 आएगा। यहां चेक करोगे कितना आएगा, Mn आपके पास +4 आएगा। ठीक है, अब इधर देखो 7 से 6 गया रिडक्शन, 7 से दोबारा 4 गया फिर भी रिडक्शन, तो दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, तो ये तो सिर्फ एक आपकी रिडक्शन की रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ये आपके पास कैसी रिएक्शन नहीं है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली आप इसमें चेक करोगे तो इसमें भी नहीं आएगा, जब सी में ही नहीं आ रहा है तो, और ए और बी में है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, स्मार्टली वर्क करो भाई। देखो डी ए के साथ आ रहा है, बी के, अब बी तो होना चाहिए, बी नहीं है इसमें और इसमें ए नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और सी ऑप्शन है नहीं तो ये है नहीं। आंसर कौन सा हो गया आपके पास, फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो है आपके पास फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कि ये जो स्पीशीज है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो इसका भी जो आपके पास नंबर होगा 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये किस चीज से इफेक्ट होगा, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं F- की, Na की और Na+ की, इन सभी में आपके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6। सिमिलरली इसमें भी ऐसा होगा और इसमें भी ऐसा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये किस चीज से इफेक्ट होगा, जरा आप खुद सोचो। जब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है ना, यूं कह रहा है कि प्रिंसिपल नंबर से इफेक्ट होगा। कैसे होगा भाई, जब इसके लास्ट ऑर्बिटल का प्रिंसिपल नंबर 2 है, इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 2 होगा। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही सेम है, एन क्या बताता है आपको, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, जब n की वैल्यू ही सेम है देन उस केस में ये आपके पास इससे तो इफेक्ट होने ही नहीं वाला। दूसरी बात, नन ऑफ द फैक्टर, ये पूछ रहा है किसी भी फैक्टर से नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता भाई। तीसरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिट, नहीं भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। फोर्थ बात करें, न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है भाई। देखो क्योंकि इस पर जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये आपसे पूछ रहा है ये किस चीज से इफेक्ट होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नेगेटिव है, इसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी का साइज बड़ा होगा, किसी का साइज आपका छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर ऑफ डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप सभी ने पढ़ी है भाई। क्या बोला जाता है इसमें, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जो लैम्डा होता है इज इक्वल्स टू 1h अपॉन पी के बराबर होता है, जिसको आप h अपॉन mv भी लिखते हो, राइट। तो आपसे पूछ रहा भाई बताओ लैम्डा और p में जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखो लैम्डा यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, तो आप जानते हो जब ऐसा कुछ होता है तो ये आपका किस ग्राफ को बताता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताता है। क्या बताता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई देखा है ना अपने, p जब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v का, तब कर्व आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल कर आता है, राइट। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर आप कुछ गलती कर सकते हो कि कुछ लोग सोचे भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, नहीं, ये 1/p में खींचा गया है। अगर ये लैम्डा और 1/p में खींचा जाता ना तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/p के, तो कर्व आपका इस तरीके से आता। ओके, इसीलिए ऑप्शन ये वाला गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हुई है, अ सॉल्यूशन हैव दिस एंड दिस, यानी कि दो कंपाउंड है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, पहले कंपाउंड में वाटर दिया है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, इट मींस इट इज योर वीक फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये आपके पास, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर इसकी बात करें देन इट इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यू नो इट वेरी वेल कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपकी पेयरिंग करवा देता है। क्या करवा देता है, आपकी पेयरिंग करवा देता है। लेकिन यही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं अनपेयर्ड रहते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट। तो क्या होगा गाइस, आपको पता है Ni+2, राइट। आपको ये पता है कि भाई Ni+2 में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो क्या होगा, जरा देखो आप भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, है ना। देखो भाई पहले में हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब बेसिकली बात क्या है, आपको पता है अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो यहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से यहाँ पर आपको डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तो क्या करेगा, यहाँ पर इसकी पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवाने की वजह से यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं रहेगा, और अनपेयर्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आपके पास लाइट पड़ती है तब आपके पास क्या होता है, वहां पर
आपका डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है इन योर डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये ऑर्बिटल आपके पास स्प्लिट हो जाते हैं T2G एंड EG सेट में। ठीक है, यहाँ पर आपको डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा और जिस वजह से आपके कंपाउंड्स कलर्स होते हैं। ठीक है, कलर्ड होते हैं आपके पास कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपके पास दो स्टेटमेंट है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए, यानी कि पहला आपका असर्शन है एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, और पूछा है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका रीजन है इसका या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब असर्शन क्या है आपका कि PH3 हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। सही बात है भाई, PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका अमोनिया से कम होता है। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। In liquid state, ammonia molecules are associated through van der Waals forces, but PH3 molecule are associated through hydrogen bonding। बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि जो NH3 होता है, इस NH3 में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वेट अ मिनट, इस NH3 में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन यही अगर बात की जाए PH3 में, इस PH3 में आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। तो बेसिकली आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका PH3 का क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द NH3। यानी कि असर्शन इज योर करेक्ट, बट द जो इसका क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है कि A is correct but R is not the correct explanation। ये क्या है आपके पास, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दूसरी बात करेक्ट ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट, अच्छा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि A तो सही है भाई लेकिन R आपके पास सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि NH3 में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना कि आपके पास PH3 में। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको बताना है A और B आपके पास क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, पहली बात तो Cl2H से रिएक्शन है, मींस इट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना, हेलोजिनेशन है, वो भी डायरेक्ट हेलोजिनेशन है। तो आपके पास यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब आप Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा आपके पास CHCl2, क्योंकि दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन जाकर आपके मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करें। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आपके पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप है तो आपके पास Cl2 दोनों अटैच हो जाएंगे, और एक्सिस लगाई जाएगी तो और आपके पास अटैच हो जाएंगे, जब तक यहाँ CCl3 ना बन जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कार्बन चेन लंबी होती है, तब वहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, वहां पर हम चेक करते हैं कि कौन से पोजीशन पर आपका क्लोरीन लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करा, यहाँ पर H2O से रिएक्शन कराई भाई। अब आप जानते हो जब आप इसकी रिएक्शन H2O से कराओगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHO। क्या बनेगा, CHO प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी योर सेकेंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन देखकर वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, देन मैच योर आंसर। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भाई फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, अमीनो बेंजीन और एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, बेसिकली इनमें डिफरेंस ही क्या है, दोनों ही सेम कंपाउंड है। स्टेटमेंट सेकंड दिया है, अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल गलत भाई, एनिलीन को ही तो अमीनो बेंजीन बोलते हैं भाई, इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगता है, दिस इज नोन एज योर एनिलीन। इसको क्या बोला जाता है,
एनालीन बोला जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट दिस इज योर करेक्ट। तो स्टेट ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज योर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक क्या होता है भाई, हमेशा याद रखिए, ऐसे कंपाउंड दैट कंटेन्स, जिनके पास क्या होता है, दैट कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड, जिनमें आपको सिर्फ एक तरीके का लिगेंड देखने को मिले, वो आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो भाई इसमें दो आपके पास है, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज योर होमोलैप्टिक लिगेंड। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज NiCN4 2-, जिसमें एक तरीके का लिगेंड अटैच हो वो आपका होमोलैप्टिक लिगेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके देन चलिए क्वेश्चन में आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से आपका कौन सा कंपाउंड इन चारों में से आसानी से अटैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं आपके पास, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, है ना, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, मोर होगी, वहां पर अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वहां आपके पास कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, सॉरी वहां आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो आपको इन चारों में चेक करना है कि आपका कौन सा कंपाउंड यहाँ पर प्लस एम का इफेक्ट लगा रहा है। बेसिकली प्लस एम का इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। देखो भाई अब क्या होगा, आपको पता है कि इसमें तो कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, ये प्लस एम लगाता है, Cl तो लगाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो लगने से रहा। अब इसको देखो, हमारे पास ये भी है और ये भी है। अब कंडीशन ये है कि भाई OH की डोनेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द CH3। ऐसा क्यों, क्योंकि OH के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो इट कैन इजीली डोनेट देयर लोन पेयर टू द स्पीशीज, और जिस वजह से ऑर्थो और पैरा पर इजीली अटैक देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, OH कैन इजीली डोनेट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 4th विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा आपकी ऑर्थो पोजीशन पर और आपकी पैरा पोजीशन पर। ओके, आई होप समझ में आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। पूछ रहा है कि जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो आपकी किसके थ्रू प्रोसीड होती है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन या सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। पहली बात तो हमेशा याद करो, रेडिकल फॉर्मेशन तो आना नहीं है। प्रोसीड थ्रू, देखो होमोलिटिक में क्या होता है, दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो कोई भी चार्ज का यहाँ पर क्रिएशन होता नहीं है ना, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं आता। और दूसरी बात ये कि आयोनिक रिएक्शन हमेशा वहां बनेगी जहां पर आपका एक कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो और एक आपके पास एनायन का फॉर्मेशन हो रहा हो, राइट। कैटायन या एनायन में से आपका फॉर्मेशन हो रहा हो तभी आयोनिक रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेंगी। एंड यू नो इट वेरी वेल कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है,
तो एक आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा आपके पास एनायन का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। आपको क्या करना है यहाँ पर? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सबकी कौन सा सबसे ज्यादा आपका आयोनिक है। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखो, जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हो, है ना, तो क्या होता है? आपका आयोनिक नेचर कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयोनिक तो आपके पास LiF ही होने वाला है और K2O होने वाले हैं। LiF ज्यादा आयोनिक होगा एज कंपेयर टू द K2O, ठीक है। तो ये तो आपके पास है ही। अब बात आ जाती है, क्योंकि Li आपका फर्स्ट ग्रुप से लाई करता है और K आपका सेकंड ग्रुप से लाई करता है, ओके। अब बात, और N2 तो सबसे कम होगा क्योंकि N2 आपके पास कोवेलेंट है, तो भाई N2 तो सबसे लास्ट में आने वाला है। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। अब बचे हैं ये वाला और ये वाला। इन दो में इसको और इसको चेक करना है आप बस। हमेशा याद रखो, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको ज्यादा मिले, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपको ज्यादा मिलता है, तब वहां पर आपके पास क्या होगा? वो आयोनिक नेचर ज्यादा दिखाएगी। तो चेक कर लो किस कंपाउंड में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें या फिर आपके पास Cl और F3 की बात करें। आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बात करूं Cl का और F3 का, तो Cl और F3 में कितना होगा? यू नो कि F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 3 होती है और Cl की शायद अप्रोक्स आपके पास 2.5 या कुछ ऐसे ही होती है, 2. तो यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनमें। तो ऑप्शन आपके पास इस अकॉर्डिंग से कौन सा करेक्ट है? दिस विल बी योर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन Cl और F की बात करें तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका ज्यादा होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो आपके पास आयोनिक नेचर में कैलकुलेट किया जाएगा। यू हैव टू चेक द आयोनिक बॉन्डिंग बिटवीन देम, ओके। क्या चेक करना है आपको? आयोनिक बॉन्डिंग चेक करनी है उनके बीच में कि कितनी है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास? देखो SO2 की कम है एज कंपेयर टू ClF3 के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक बार इसको पॉज करो और दिमाग से सोचो कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई मैं करके दिखाती हूँ। देखो आप जानते हो कि पाई इज इक्वल्स टू ICRT होता है, ठीक है। यहां पर जो I होता है इसको हम वेंटॉफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वेंटॉफ फैक्टर कहने को आपका पाई पर भी डिपेंड करता है, C पर भी डिपेंड करता है, R पर भी डिपेंड करता है और T पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप ऐसा कह सकते हो, अगर मैं इसको पाई, आप ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन ही तो है एक तरीके से। क्या है ये? इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो बेसिकली जब आप इसका और इसका रिलेशन निकालोगे, है ना, जब आप इसका और इसका रिलेशन निकालोगे तो आपको क्या पता लगेगा? जरा देखो, आपको पता लगेगा कि जो आपका I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। I क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। इट मींस क्या कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम उतनी I की वैल्यू ज्यादा, ठीक है।
और जाहिर सी बात है, आप जानते हो, आप ये अच्छे से जानते हो कि जितना कंसंट्रेशन आप कम करते जाओगे, इट मीन्स क्या, इसका मतलब समझो, इट मीन्स ये कि इतना ही डाइल्यूशन आप ज्यादा करते जा रहे हो। ठीक है, ये बात याद रखना, दोबारा से लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितनी कंसंट्रेशन आपके पास कम होती जाएगी, उतना आपका डाइल्यूशन ज्यादा होता जाएगा। क्या होगा भाई, डाइल्यूशन ज्यादा होगा। और यू नो इट वेरी वेल कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने से आपके पास मोर नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आयंस आपके पास ज्यादा होते जाएंगे, आयंस कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर। ठीक है, अब आयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आई क्या होता है, आई इज द टोटल नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन total number of ion before dissociation, right? I'm not writing the full, before dissociation। ठीक है, क्या है आपके पास, एक मिनट रुको, इसे हटा देती हूं मैं। ठीक है, द बिफोर डिसोसिएशन। अब आपके पास क्या होगा, अब आपको ये पता है कि डिसोसिएशन डाइल्यूशन करने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या कि आई की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.001 मोलर की सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, अगर इससे देखें। और दूसरी बात अगर देखें कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कम है, इट मीन्स डाइल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है, और अगर डाइल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि इसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये होगा 0.01, फिर होगी 0.1 मोल। तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट विल बी और द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप इसका डेटा देखोगे तो आपको बुक में डेटा भी पता चल जाएगा कि आपकी कंसंट्रेशन को कम करने से आपके पास क्या होता है, आपकी, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, बेसिकली आई की वैल्यू बढ़ती जाती है। बहुत सारे लोग होंगे उनको ये लग रहा होगा कि भाई आई की वैल्यू तो सेम रहती है ना, कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि डिसोसिएट होने के बाद आयन तो उतना ही है ना NaCl की। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रो का लग रहा है। आपको पता है कि जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट करते जाते हो, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता जाता है, आपके पास नंबर ऑफ आयंस उतने ही ज्यादा होते जाते हैं, और नंबर ऑफ आयन उतने ज्यादा होंगे तो वही तो आपकी आई की वैल्यू होती है, तो आई आपका वेंटो फैक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो गाइज अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, अभी आगे वाली सीरीज में और क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हमारी सीरीज में जुड़े रहिए। आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, दिस इज द मेजर पॉइंट। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।